खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो नया नावल शुरू किया जा रहा है, तो उसकी पहली एपिसोड की जानिब चलते हैं। आपी आपी अनाया आपी, यार उठ भी जाएं। आईने के सामने खड़ी कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस वो 19 साला नूर थी जो अनाया को जगा रही थी। उसके पीछे ही बड़े किंग साइज बेड पर अनाया औंधे मुंह लेटी सो रही थी। ओफ, खुद तो यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन लेट होगी ही, साथ मुझे भी कॉलेज से लेट करवाएंगी। वो बालों को पोनी टेल में बांधते हुए बड़बड़ाई और फिर मुड़कर बेड तक आई और अनाया को कंधे से हिलाकर जगाने लगी। उठ जाएं यार अब। उसके ऐसे झंझोड़ने पर अनाया एकदम गहरी नींद से जागी। क्या हुआ है? अनाया ने नींद से भरी बोझल आवाज में सामने खड़ी नूर से पूछा। क्या मतलब, क्या हुआ है? यार यूनिवर्सिटी नहीं जाना आपने? कब से जगा रही हूँ। नूर के ये कहने की देर थी अनाया के हवास बेदार हुए और वो फौरन से पहले उठी। नूर की बच्ची, पहले क्यों नहीं जगाया मुझे? वो कहते हुए बाथरूम के अंदर घुस गई। लो कर लो बात, कब से तो जगा रही हूँ, आप ही नहीं उठ रही थी। नूर ने चिल्ला कर कहा ताकि अनाया को अंदर आवाज जा सके। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से निकली और जल्दी से अलमारी से हैंग किया हुआ सूट निकालने लगी। हाँ, कसूर तुम्हारा है इसमें भी। ना तुम रात को फजूल मूवी लगाती, ना हम देर से सोते, और ना अब मुझे यूनी से देर होती। अनाया ने नूर को कहा, जो तैयार खड़ी कॉलेज बैग थामे कमरे से बाहर निकलने वाली थी। ओफ आप भी, इतनी रोमांटिक मूवी को फजूल तो ना कहें। नूर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और कमरे से निकल गई। पीछे अनाया अब जल्दी जल्दी तैयार होने लगी थी। बड़े से खूबसूरत से लाउंज में डाइनिंग टेबल पर बैठे सब नाश्ता कर रहे थे जब अनाया जीन्स के ऊपर नीले रंग का कुर्ता पहने, हम रंग स्कार्फ को मफलर की तरह गले में लपेटे, सलीके से बंधे बाल कलाई पर घड़ी पहनने बिल्कुल तैयार वहां आई। अस्सलामुअलैकुम, उसने सब पर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम। सरबराह कुर्सी पर अजमान फैसल साहब ने चेहरे के आगे से अखबार हटाकर मुस्कुराकर अपनी भांजी को देखकर जवाब दिया। बैठो अनाया, नाश्ता करो। फैसल साहब के पास वाली कुर्सी पर बैठी साइमा ममानी ने कहा। उनके पास ही बैठी नूर नाश्ते में मगन थी। नहीं ममानी, लेट हो गए हैं हम बहुत। नूर उठ जाओ, अब देर नहीं हो रही। साइमा ममानी को नरमी से इनकार किया और फिर नूर को थोड़ा घूर कर कहा, अरे कुछ तो खा के जाओ, ऐसे खाली पेट जाओगी अब? साइमा ममानी ने फैसल साहब की चाय में चीनी डालते हुए फिक्रमंद लहजे में कहा, मैं यूनी से ही कुछ लेकर खा लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। मुस्कुराकर जल्दी से कहती उसने नूर का बाजू पकड़कर उठाया और उसे लिए बाहर आ गई। जानती थी वो पूरा नाश्ता किए बिना नहीं उठेगी। बाहर इकराम गाड़ी साफ कर रहा था जब दोनों गाड़ी के करीब आईं। इकराम भाई, आज जितनी तेजी से आप गाड़ी चला सकते हैं चलाएं और मुझे 5 मिनट के अंदर यूनिवर्सिटी पहुंचाएं। अनाया ने गाड़ी में बैठते ही उनसे कहा। हाय, आप कहें तो मैं खुद ड्राइव करूं? यकीन करे 3 मिनट में पहुंचा दूंगी। ड्राइविंग की शौकीन नूर ने चहकते हुए पूछा। मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है, ऊपर नहीं। उसकी बात सुनकर नूर ने मुंह बनाया और अनाया से रुख मोड़कर बाहर दौड़ते मंजर देखने लगी। नूर को ड्राइविंग का बहुत क्रेज था और उसने अपने भाई हैदर से सीखी भी थी, लेकिन उसे गाड़ी चलाने की इजाजत हरगिज नहीं थी। वो हैदर के साथ जब कहीं जाती थी तभी हैदर से जिद करके गाड़ी ड्राइव कर पाती और अपना शौक पूरा कर लेती, लेकिन इतने कम में उसका दिल कहाँ भरता था। अनाया अहमद साहब और आयशा बेगम की इकलौती औलाद थी जो बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। अनाया 4 साल की थी जब अहमद साहब और आयशा बेगम उसे उसके मामू के पास छोड़कर हज अदा करने के लिए जा रहे थे और एक प्लेन क्रैश में वो जाँ बहक हो गए। यूं अनाया अपने मामू फैसल और ममानी साइमा के ही आंगन में पली बड़ी थी। दुदयाल में उसका कोई करीबी रिश्तेदार न था जो उसकी जिम्मेदारी उठा सकता। अगर होता भी तो फैसल साहब अपनी बहन की निशानी को खुद से कभी जुदा न करते। फैसल साहब और साइमा बेगम के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा हैदर जो अनाया से 2 साल बड़ा था और एक बेटी नूर थी जो अनाया से छोटी थी। फैसल साहब का गाड़ियों का शोरूम था।
जबकि हैदर अपने शौक की वजह से आर्मी में कैप्टन था। अनाया को अपने मामू ममानी दोनों से माँ बाप वाली मोहब्बत मिली थी। उसे इस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं थी और अनाया के लिए भी उसके मामू ममानी उसके सगे माँ बाप से बढ़कर थे। अनाया यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई तो हर सू स्टूडेंट्स का रश लगा था। वो चलती जा रही थी और उसकी आंखें इतराफ का जायजा ले रही थी। अनाया ने अपना B.Com एक प्राइवेट कॉलेज से किया था और अब MBA के लिए इस्लामाबाद की उस नामवर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चुना था। उसे हमेशा से बिजनेस पढ़ने का शौक था। साफ रंगत पर खूबसूरत नैन नक्श, काली गहरी आंखें, गुलाबी होंठ और छोटी सी नाक, वो देखने में बहुत प्यारी थी। अनाया ने अपने बैग से फोन निकाला और काल मिलाकर कान से लगाया। कहाँ हो? बिल्कुल तुम्हारे पीछे। उसने मुड़कर देखा तो मुस्कुराती हुई जैनब देखी। जैनब ने फोन कान से हटाया और आगे बढ़कर अनाया को गले से लगाया। ज्यादा जल्दी नहीं आ गई तुम? जैनब ने तंज किया। यार बताती हूँ बाद में, अभी चलो क्लास ढूंढते हैं। जल्दी से कहती वो दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़ गईं। अपनी क्लासेस का पता करके वो दोनों डिपार्टमेंट से बाहर आ गईं, क्योंकि आज पहला दिन था, इसलिए कोई खास लेक्चर था भी नहीं। इसलिए दोनों ने मिलकर आज यूनिवर्सिटी घूमने का सोचा। जैनब और अनाया एक साथ कॉलेज में थी जब वो एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त बनी। कॉलेज के बाद दोनों ने सोचा था कि वो एक ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे और इत्तेफाक से जैनब को भी बिजनेस पढ़ने का शौक था। इन दोनों ने पूरी यूनिवर्सिटी घूमी, फिर थक हार कर एक बेंच पर बैठ गईं। ये यूनिवर्सिटी का एक बड़ा सा मैदान था जहां जगह जगह इस तरह के कहीं बेंच थे। एक तरफ सीनियर नए आने वाले फ्रेशर्स की रैगिंग में मगन थे और दूसरी तरफ कुछ लड़कियां खड़ी हंस हंस कर बातों में लगी थीं। उनके पीछे ही कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे जब बाल उड़ती हुई आई और अनाया के सर पर लगी। अनाया ने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा जहां 3-4 लड़कों का गिरोह खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। उनसे नजर हटाकर अनाया ने नीचे गिरी बाल उठाई और उठ खड़ी हुई। सामने इन लड़कों के दरमियान खड़े एक लड़के ने 2 उंगलियों से अनाया को बॉल अपनी तरफ लाने का इशारा किया। उस लड़के का ये अंदाज अनाया को एक आंख न भाया था। वो बाल लेकर उसकी तरफ बढ़ी थी। अनाया के करीब आने पर उस लड़के ने उसके हाथ से बॉल लेनी चाहिए जो बरवक्त अनाया ने पीछे कर ली। पहले कहो सॉरी, अनाया ने उसे देखते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, लड़के ने सवालिया आईब्रो उचकाई। तुम्हारी वजह से ये बॉल मुझे लगी है, इसलिए तुम्हें माजरत करनी होगी। सॉरी, और मैं? लगता है तुम मुझे जानती नहीं हो। जहां तक मुझे याद है कल रात तक तो इमरान खान ही पाकिस्तान का वजीर आजम था। अब अगर आज सुबह तक तुम बन गए हो तो मैं वाकई नहीं जानती। अनाया की बात पर पास खड़े लड़के दबी दबी हंसी हंसे थे। कैफ ने गुस्से से उन लड़कों की तरफ देखा था। जाने दो कैफ, न्यू एंट्री लगती है यूनी में, कैफ के साथ खड़े लड़के ने कहा। कैफ ने दोबारा उसके हाथ से बाल लेनी चाहिए तो अनाया ने हाथ ऊपर करके बाल हवा में उछाली जो सीधा बास्केट में गिरी थी। कैफ और बाकी सब ने बाल बास्केट में जाते देखा तो हैरान हुए, क्योंकि अनाया ने काफी फासले से बाल फेंकी थी। कैफ पलटा और सत्ताईशी नजरों से अनाया को देखा। आइंदा खेलो तो जरा तमीज से खेलना, और अगर किसी को तुम्हारी वजह से लग जाए तो माजरत जरूर करना। अनाया कहकर वहां रुकी नहीं थी। इंटरेस्टिंग, कैफ ने अनाया की पुश्त को तीखी नजरों से देखते हुए कहा। क्या इरादा है फिर? पास खड़े उमर ने कैफ के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए पूछा। इतना तो वो जानता था अपने दोस्त को कि वो इस बात का बदला जरूर लेगा उस लड़की से। देखते हैं, कैफ ने फिर पुरस्रार मुस्कुराहट से उमर को जवाब दिया। कैफ मुर्तजा हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ मगरूर शहजादा था। भूरी आंखें, गोरी रंगत, क्लीन शेव चेहरा, गालों पर पड़ते डिंपल सब मिलकर उसे बेहद पुरकशिश और वजी बनाते थे। यूनिवर्सिटी की हर लड़की कैफ मुर्तजा पर मरती थी। उसके एक इशारे पर लड़कियां दिल हारने को तैयार रहती थीं। वो भी इन लड़कियों से दोस्ती रखता था, लेकिन एक हद तक। उसने कभी अपनी हद नहीं फैलांगी थी। वो इन लड़कियों से बातें करता, उनके साथ मिलकर पार्टीज करता, आउटिंग वगैरह सब करता था, और वो खुद कभी किसी लड़की की तरफ नहीं जाता था। जो भी लड़की उससे दोस्ती करना चाहती वो कर लेता। वो BBA करने इस यूनिवर्सिटी आया था, तब से लेकर आज तक वो उस यूनिवर्सिटी का सबसे मशहूर स्टूडेंट बन चुका था। अब आखिरी 2 साल उसका MBA बाकी था।
कैफ और उमर कैफेटेरिया में मौजूद थे जब सामने से ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने नताशा उनकी टेबल की तरफ आई थी। नताशा एक मॉडर्न सी लड़की थी जो कैफ पर फिदा थी। वो यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही कैफ और उमर को जानती थी और इन सालों में वो उनकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। हाय हैंडसम, नताशा ने दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए उनके पास बैठते हुए कहा। हाय, कैफ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और उमर ने उसके हाथ पर हाथ मारकर हाय कहा। क्या प्लान है आज का? नताशा ने पूछा। नथिंग स्पेशल, कैफ ने कॉफी का कप लबों से हटाकर जवाब दिया। तो फिर फ्रेशर्स के साथ थोड़ी रैगिंग हो जाए? नताशा ने दोनों को देखते हुए दिलचस्पी से पूछा था। कैफ ने मुस्कुराकर सर को खम दिया था। अब फ्रेशर्स की खैर नहीं, उमर ने अफसोस से सर नफी में हिलाकर कहा था, जिस पर तीनों ने एक साथ कह कहा लगाया था। अनाया यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद से किचन में मौजूद केक बेक करने में मसरूफ थी जब नूर किचन में आई। अच्छा, तो फिर कैसा रहा आपका पहला दिन? नूर ने किचन काउंटर पर बैठते हुए पूछा। ठीक था बस, अनाया ने बाउल में चम्मच चलाते हुए जवाब दिया। बस ठीक था? अरे कुछ तो बताएं वहां का माहौल। और हाँ, किसी ने आपकी रैगिंग वैगिंग की क्या? मेरी रैगिंग कोई कर सकता है भला? अनाया ने फखरिया अंदाज अपनाए कहा। हाँ भाई, ये भी है, आपसे कौन पंगा ले सकता। चलें फिर, आपसे कुछ पूछने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगा था कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाएंगी कि आज ये हुआ वो हुआ, किसी हैंडसम से लड़के ने आपकी रैगिंग की होगी और आपने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की होगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, सारी बात कहकर नूर ने मुंह बसोरा। उसकी बात सुनकर अनाया हंसी थी। तौबा है नूर, क्या क्या सोचती हो तुम। चलो अब तंग नहीं करो, मुझे जल्दी से केक बनाना है। हाँ भाई, बनाएं अपना केक। लेकिन आपके साथ इस घर में काफी बोरियत महसूस होने लगी है अब मुझे। हाय, काश हैदर भाई आ जाए तो उनके साथ मिलकर कुछ एक्साइटिंग सा करने को मिले। हाँ हाँ, मेरे साथ तो अब तुम बोर ही होगी ना। मेरी पढ़ाई जो शुरू हो गई, अभी थोड़े दिनों पहले तक तुम अपने साथ मुझे कहाँ कहाँ लेकर गई हो और क्या क्या नहीं करवाया। और हाँ, अब से कोई मूवी नहीं लगेगी रात को, समझी? ओहो, मतलब फुल बोरिंग लाइफ होने जा रही है मेरी अब। नूर ने तासुब से कहा। बिल्कुल, अब तुम भी अपनी स्टडीज पर ध्यान दो। कुछ ही माह में तुम्हारे भी इम्तिहान होने वाले हैं। अब से ये एडवेंचर सब खत्म। अनाया ने अमेज़ा पैन में उंडेला और उसे ओवन में रखते हुए नूर को ताकीद की। हाय, ऐसा तो ना कहें, थोड़ा बहुत तो चलता है। बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आ जाओ बाहर चलें, केक बेक होने में वक्त लगेगा अभी। अनाया कहते हुए किचन से निकल गई और नूर भी उसके पीछे मुंह लटकाए चल दी। यूनिवर्सिटी के बाद कैफ उमर और नताशा के साथ लंच पर चला गया था। फिर वहां से वो कहीं और घूमने गए। शाम के साए ढले तो नताशा भी अपने घर रवाना हो गई। उसके बाद कैफ और उमर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। कैफ और उमर की दोस्ती तब से थी जब उन्हें दोस्ती का सही से माने भी नहीं पता था। यानी दोनों बचपन के दोस्त थे और साथ ही साथ उमर कैफ का खालाजाद भाई भी था। उमर की फैमिली हाल ही में इंग्लैंड सेटल हुई थी। जाना तो उमर ने भी था, लेकिन वो कैफ की वजह से नहीं गया, क्योंकि उसने कैफ से वादा किया था कि वो दोनों अपनी डिग्री एक साथ ही एक ही यूनिवर्सिटी से मुकम्मल करेंगे। और यूं उमर अपनी डिग्री मुकम्मल होने तक पाकिस्तान में ही था। रात के 1 बजे के करीब कैफ मुर्तज़ा मैंशन में दाखिल हुआ था। इससे पहले कि वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता, राबिया मुर्तज़ा की आवाज़ से उसके कदम वहीं थमे थे। ये वक्त है घर आने का। सिल्क के नाइट गाउन में मलबूस, हाथों में पानी का जग थामे वो उससे सवाल कर रही थी। यकीनन वो इस वक्त पानी पीने के लिए जागी थी। आपको कब से परवाह होने लगी मेरे देर से घर आने की? कैफ ने उनकी तरफ पलटकर उल्टा सवाल पूछा था। कैफ, बात को घुमाओ मत, जो पूछा है सीधे से जवाब दो। ऑल राइट, सीधे से ही देते हैं, कैफ कहते हुए उनकी तरफ बढ़ा था। आप मुझसे किसी भी किस्म के सवाल जवाब का हक नहीं रखती। कैफ ने एक एक लफ्ज ठहर ठहर कर उनकी आंखों में देखकर कहा और वो वहां से जाने लगा कि एक बार फिर से उनकी कही बात पर वो रुका था। सारे हक मैं ही रखती हूँ क्योंकि माँ हूं मैं तुम्हारी। माँ? जी, अच्छे से जानता हूँ कि आप माँ हैं मेरी, लेकिन आप भूल चुकी हैं कि कोई बेटा भी है आपका। ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियां अबूर करता अपने कमरे में बंद हो गया था। पीछे राबिया मुर्तज़ा तन्हा खड़ी रह गई थी।
मुर्तज़ा साहब शहर के जाने माने इंडस्ट्रियल्स थे। उनकी राबिया बेगम से पसंद की शादी हुई थी। शादी के शुरू के चंद साल उनके भी आइडियल कपल की तरह गुजरे थे। शादी के 2 साल बाद उनके यहाँ कैफ की पैदाइश हुई तो उन्हें अपनी जिंदगी मुकम्मल लगने लगी थी। लेकिन कैफ के बाद से ही राबिया बेगम को अपनी जिंदगी बहुत आम घरेलू खवातीन जैसे लगने लगी, जो बस घर बार और बच्चे संभालती हैं। राबिया बेगम को अपनी इतनी हाई एजुकेशन बेकार लगी। मुर्तज़ा से मिलने से पहले तक तो उनका प्लान अपनी डिग्री मुकम्मल करके जॉब करने का था, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी के दिनों में उन्हें मुर्तज़ा से मोहब्बत हो गई और यूं वो उनकी अहलिया के दर्जे पर फायज हो गईं। उन्होंने अपना मेल मिलाप हाई सोसाइटी की खवातीन के साथ बढ़ा दिया और इस तरह वो पार्टी, सेमिनार और सोशल गैदरिंग्स पर जाने लगी। वो मुख्तलिफ NGOs और फलाही अदारों के लिए भी काम करने लगी। इस वजह से घर और कैफ को मुलाजमों के हाल पर छोड़ दिया। मुर्तज़ा साहब ने यह सब देखकर उनको समझाना चाहा, लेकिन वो समझने के लिए तैयार न थी। कैफ जब 4 साल का हुआ तो उन्हें फिर से माँ बनने की खुशखबरी मिली। मुर्तज़ा साहब को लगा शायद अब की बार राबिया संभल जाएं, लेकिन ऐसा न हुआ था। मिनाल की पैदाइश के शुरू के चंद माह तो वो घर पर रहती थीं, लेकिन फिर से वो अपने मामूल पर आ गईं। ऐसा न था कि उन्हें अपने घर या बच्चों से मोहब्बत न थी, सिर्फ वो उनको वो वक्त नहीं देती थीं जिसकी ज़रूरत बच्चों को इस उम्र में होती है, क्योंकि बच्चों की तरबियत एक माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मुर्तज़ा साहब ने तो उनसे शिकवे शिकायत करना भी तर्क कर दिया था और उनको इसी हाल पर छोड़ दिया और बच्चों के लिए एक रज़ाई माँ का बंदोबस्त कर दिया, जिनकी शफकत की छांव तले कैफ और मिनाल परवान चढ़े थे। कैफ जैसे जैसे बड़ा होता गया था, अपनी माँ की मोहब्बत से महरूमी उसे तकलीफ देती गई। वो खुद भी उनसे दूर होता गया। कैफ और मिनाल दोनों ही माँ की मोहब्बत के रूप से आशना न थे। आमना भी रज़ाई माँ ने तो काफ़ी हद तक वो कमी पूरी कर दी थी, लेकिन कैफ काफ़ी समझदार और हसास बच्चा था। वो राबिया बेगम की तवज्जो न देना अच्छे से महसूस करता था। इसी वजह से उसकी शख्सियत में एक खला सा बढ़ता गया। अगले रोज़ एक खूबसूरत और निखरी सी सुबह इस्लामाबाद में उतरी थी, जो माहौल में एक सकून तारी किए हुए थी। कैफ साहब औंधे मुंह लेटे सो रहे थे जब मिनाल उसके कमरे में दाखिल हुई और खिड़की पर से पर्दे हटा दिए। धूप की किरणें फूटती सामने मजे से सोए कैफ के चेहरे पर पड़ी तो उसने बुरा सा मुंह बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। भाई जाग जाएं, सुबह हो चुकी है। मिनाल ने आगे बढ़कर उसके कंधे से हिलाया। कैफ कसमसा कर सीधा हुआ और नीम व आंखों से अपने सरहाने खड़ी अपनी छोटी बहन को देखा, जो हूबहू उसके जैसे दिखती थी। पोनी में बंधे बाल, कॉलेज यूनिफॉर्म पहने वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। देखे मैं आपसे नाराज थी, फिर भी आपको जगाने आ गई हूँ, तो उसे मेरा एहसान समझें और उठ जाएं। नीचे डैड भी आपका नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। वो मुंह फुलाए कहकर जाने लगी थी जब कैफ ने उसका हाथ थामकर जाने से रोका और खुद भी उठ बैठा। मेरी प्यारी सी छोटी सी जान नाराज है अपने भाई से? कैफ ने प्यार से उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। तो और ना हूं नाराज। कल रात कितनी देर आपका इंतजार करती रही और आ पाए नहीं, ऊपर से आपका फोन भी ऑफ था। सॉरी यार, मैं आ नहीं सका, दोस्तों के साथ था इसलिए वक्त का पता नहीं चला, लेकिन आज पक्का प्रॉमिस मैं टाइम पर घर आऊंगा और अपनी प्रिंसेस को अपने साथ शॉपिंग करवाने ले जाऊंगा। पक्का वाला प्रॉमिस? मिनाल ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे किया था। वैसे भी वो अपने भाई से ज्यादा देर नाराज रह नहीं सकती थी, इसलिए उसकी एक ही बार की वजाहत पर मान गई। पक्का वाला प्रॉमिस। कैफ ने भी मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। दोनों दिल खोलकर मुस्कुराए। MBA की एक क्लास में काफी शोर सा मचा था। सब स्टूडेंट बैठे गप्पे लगा रहे थे। कैफ भी एक चेयर पर बैठा अपने पांव सामने पड़ी चेयर पर रखे हुए था। वो और उमर अपने क्लास फेलो से कल होने वाली रैगिंग पर बात करते हुए हंस रहे थे जब अनाया और जैनब क्लास में दाखिल हुई। अरे यार अनाया, कहाँ बैठे? यहाँ तो पूरी क्लास ही भरी पड़ी है। जैनब ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए कहा। है भाई, वो देख नहीं रही? वो लड़के एक्स्ट्रा चेयर लिए बैठे हैं, चलो आओ मेरे पीछे। अनाया ने अपने कदम उस तरफ बढ़ाए जहां कैफ और बाकी लड़के ग्रुप की सूरत बैठे थे। कैफ ने अनाया को देखा था, जो आंखों से उसके पांव की तरफ देखते हुए वहां से पांव हटाने का कह रही थी,
लेकिन कैफ हॉर्न्स वैसे ही रहा। अपने पांव हटाने की जहमत करोगे? अनाया ने उसे ऐसे ही बैठे देखा तो मजबूरन कहना पड़ा। कैफ के कानों में जूं तक न रेंगी। वो ऐसे जाहिर करने लगा जैसे कुछ सुना ही ना हो, जबकि पास बैठे दूसरे लड़के उठ चुके थे। मेरे ख्याल से तुम्हें सुनाई नहीं देता, अनाया ने दांत पीसते हुए कहा। कैफ ने चेयर से पांव हटाए और उठकर बिल्कुल अनाया के सामने खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, क्लास में टीचर दाखिल हो चुके थे, जिसकी वजह से मजबूरन कैफ को चुप रहना पड़ा। लेकिन उसने अनाया को तीखी नजरों से घूरा जरूर था। सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। टीचर ने अपना तारुफ करवाया और फिर बारी बारी सब स्टूडेंट से अपना अपना तारुफ करवाने का कहा। इसी तरह आज सिर्फ टीचर्स ने सबसे हल्की फुल्की बातें ही की थी और पढ़ाई का बाकायदा आगाज कल का कहकर चले गए। थोड़ी देर बाद सर इकबाल की क्लास शुरू हुई थी, जो एचआर मैनेजमेंट के लेक्चरार थे। वो सख्त तबीयत के मालिक थे, इसलिए आते ही उन्होंने अपना तारुफ देकर बोर्ड पर पढ़ाना शुरू कर दिया। सब स्टूडेंट से उन्होंने कोई तारुफ न लिया था, इससे सबको मालूम हो गया था कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अभी सर इकबाल ने बोर्ड पर मार्कर से टॉपिक लिखा ही था कि पूरी क्लास में फ़ोन की रिंग टोन गूंजी थी। सभी स्टूडेंट एकदम इधर उधर देखने लगे थे, जबकि कैफ ने अपनी आंखें मींच लीं। वो अपना फ़ोन साइलेंट पर लगाना भूल गया था। उसने जल्दी से फ़ोन निकालकर सामने बैठी अनाया के खुले बैग में रख दिया। फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा। अनाया को अपने पास से आवाज़ आई तो वो सवालिया अंदाज में साथ बैठी ज़ैनब की तरफ देखने लगी। अनाया को लगा शायद ज़ैनब का फ़ोन बज रहा है, क्योंकि वो तो फ़ोन आज साथ लाई ही नहीं थी। कौन है जिसे क्लास के रूल्स का नहीं पता? सर इकबाल ने मुड़कर सामने बैठी क्लास से इस्तफसार किया। एक बार फिर से रिंगटोन बजी तो सर इकबाल को गुस्सा आ गया, यानी अभी भी किसी ने अपना फ़ोन बंद नहीं किया था। सर इकबाल ने अपने कदम क्लास में बैठे स्टूडेंट की तरफ बढ़ाए। अनाया ने ज़ैनब के इशारे से जल्दी से अपने बैग से फ़ोन निकाला। वो फ़ोन देखकर वो हैरान हुई थी, क्योंकि फ़ोन उसका नहीं था। सर इकबाल अब अनाया के सर पर खड़े जलाल लिए उसे देख रहे थे। पीछे बैठा कैफ इस मंजर से खूब लुत्फ अंदोज हो रहा था। स्टैंड अप, सर इकबाल ने अनाया से कहा तो फौरन उठ खड़ी हुई। सर ये मेरा। इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती सर इकबाल ने उसे क्लास से निकल जाने को कहा। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। बट सर ये मेरा नहीं है। अनाया ने उन्हें कायल करना चाहा। वो एकदम ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार न थी। उसे क्या पता था सर उसे क्लास से ही निकाल देंगे, इसलिए वो एक पल के लिए परेशान सी हो गई। सर इकबाल को उसका ये झूठ बोलना कि फ़ोन उसका नहीं है मजीद गुस्सा दिला गया। आप जाएंगी या मैं चला जाऊं? अनाया को उनकी बात सुनकर लगा कि सर उसको सुनने के लिए तैयार नहीं तो कोई वजाहत देने का फ़ायदा नहीं। जी सर, आई एम सॉरी, अनाया ने कहकर झुककर अपना बैग उठाया। सर इकबाल वापस डायज की जानिब जा चुके थे। अनाया की नज़र बैग उठाते हुए पीछे बैठे कैफ की तरफ पड़ी, जो उसे हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए बाय कर रहा था। अनाया ने गुस्से से उसे देखा और जल्दी से क्लास से बाहर निकल गई। कॉरिडोर में आकर अनाया ने अपने हाथ में पकड़े आईफोन को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये फ़ोन किसका है और कहाँ से उसके बैग में आया। उसने फ़ोन अनलॉक करना चाहा, लेकिन उस पर पासवर्ड लगा था। वो मायूसी से एक बेंच पर बैठ गई। क्लास खत्म होने के बाद कैफ उमर के साथ हंसते हुए निकला था। जब थोड़ी ही दूर उसे बेंच पर बैठी अनाया नजर आई, वो उसकी तरफ बढ़ा था। हाय बास्केट, यार वो मेरा फ़ोन तो देना ज़रा, कैफ ने शरारती अंदाज लिए कहा। उसका मेरा फ़ोन कहने पर अनाया को सारी बात समझ आ गई। वो फौरन से तैश में बेंच से उठी थी। तो ये तुम्हारा किया धरा था? हाँ, अनाया ने जब्त करते हुए पूछा था। जाहिर है मेरे अलावा कौन हो सकता है, कैफ ने अकड़ कर कहा। खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नो नो स्वीट हार्ट, समझता नहीं हूँ, कैफ ने भी उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। अच्छा तो लो अपना फ़ोन वापस ले लो, अनाया ने हाथ उठाकर फ़ोन देना चाहा। कैफ ने अपना फ़ोन पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अनाया ने हाथ पीछे करके उसे छोड़ दिया। फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। दोनों मुंह खोले ज़मीन पर पड़े फ़ोन को देख रहे थे। कैफ को इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। पास खड़ा उमर भी हैरान हुआ। पागल हो तुम, कैफ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। आइंदा इस तरह की हरकत मेरे साथ करोगे तो अंजाम के लिए भी तैयार रहना, अनाया कहकर वहां से जा चुकी थी। कैफ गुस्से से उसके पीछे जाने लगा था जब उमर ने उसे कंधे से थाम कर रोका था। छोड़ उमर, इस लड़की को अभी बताता हूँ इसकी हिम्मत भी कैसे हुई।
उसने लाल चेहरे से खुद को उमर से छुड़ाते हुए कहा। कैफ बड़ी रिलैक्स, छोड़ जाने दे, लड़की है यार। उमर ने उसे समझाया। लड़की है तो तूने देखा नहीं उसने मेरा फोन तोड़ दिया? हाँ देखा है, लेकिन शुरू भी तुमने ही किया था ना। अब हर कोई तो तुम्हारी की शरारतों को मजाक नहीं समझता, और वैसे भी उसे बुरा लगा होगा। जाहिर है सर ने बहुत बुरी तरह से उसे डांट कर क्लास से जाने को कहा था। उमर की बात से कैफ थोड़ा रिलैक्स हो गया। और बेटा तैयार हो जा, कोई तुझे भी यूनिवर्सिटी में टक्कर देने आ गया। उमर ने मुस्कुराते हुए उसका मूड ठीक करने को बोला। कैफ ने उसे घूरा था और फिर दोनों चलते हुए आगे बढ़ गए।